फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीजन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का सेट 3। सेट 1 और सेट 2 हम लोग पहले ही पढ़ चुका है और अब हम लोग पढ़ेंगे सेट 3 और सेट 3 के पूरे सॉल्यूशन को हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। तो साइंस का सेट 3 को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, मतलब कि आपतन कोण को बोलते हैं आई और परावर्तन कोण को बोलते हैं आर। दैट इज कॉल्ड एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो यहाँ पर क्या दिया है, अब ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है ये आपका है लाइन। अब इसके ऊपर जो है, इधर से आपतित किरण आपतन कोण बनाती है, परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाती है। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो उस बिंदु को कहते हैं दोस्तों फोकस। अब फोकस को एफ से डिनोट किया जाता है और एफ और पी में एक समानता है, पी इज इक्वल टू होता है 1/f। ये सारे रिलेशन को आप ध्यान से देखिएगा, आपका रिवीजन भी होगा और आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो r का वैल्यू यहाँ पे दिया है 54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 27। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके सामने आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र को हम लोग नोट करते हैं सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, चेहरा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे चीजों को बड़े रूप में देखने के लिए किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाने कौन सा घटना कहलाएगा। तो ये कहलाएगा प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि अगर ये वॉल है तो प्रकाश इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, बट अगर अपवर्तन का बात किया जाता है तो अगर ये वॉल है तो जस्ट यहाँ से आके जस्ट थोड़ा सा मुड़ के ये जाएगा, इधर से मुड़ेगा या फिर इधर मुड़ेगा, इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल वायु में होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्तित प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच अगर रखते हैं तो आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यह है उत्तल लेंस का कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो आपको बताए थे लेंस की क्षमता का मात्रक जब भी बोलेगा तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, डी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, तो 3 गुना प्रतिबिंब बोलेगा ना, मतलब कि एम का वैल्यू दिया है। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होगा 3 ही होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण बोल रहा है, नेत्र में किस भाग में होता है। तो नेत्र के दृष्टि पटल में ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज, IMAG, इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु हमारा अनंत होता है, क्योंकि दूर बिंदु के बारे में हम बता नहीं सकते। हाँ, इसे बोल सकते हैं कि निकट बिंदु क्या है? तो 25 सेंटीमीटर बोलेंगे या फिर 0.25 मीटर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा 14 बोलता है, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए श्वसन, बी पाचन, उत्सर्जन या संवहन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्वसन। श्वसन ही है जो इससे हमें ऊर्जा मिलती है, और श्वसन को कहा जाता है कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो दोस्तों ये पहले वाले सेट में भी दिया गया था और इस सेट में भी दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधता बचने के लिए हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो जंग लगना जो है हमारा किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो जंग लगना हमारा अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। ZnO प्लस सी और Zn प्लस CO, इसमें अब उपचयन क्या हो रहा है? तो उपचयन जो हमारा है, उपचयन हमारा हो रहा है C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो आपको जब भी रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं, इसको जानने के लिए हमने क्या बोला था कि LHS और RHS का प्रयोग करें और एलिमेंट को लिखें और उसके बारे में बनाने। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, AgNO3 NaCl जो बन रहा है NaNO3 प्लस AgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको लौह चूर्ण पर डालेंगे तो क्या होगा? तो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? रंगीय सूचक की तरह व्यवहार जो है हमेशा लिटमस ही करता है, वैनिला नहीं करेगा। प्याज में विकृत गंधता होता है, लौंग नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर CaSO4 इंटू हाफ H2O का प्रयोग करता है, और इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 नहीं हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट है। CaCOl2 नहीं हो सकता, व्यंजक चूर्ण है। CaSO4 नहीं होगा, जिप्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी हमने बताया कि CaSO4 इंटू हाफ H2 है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए समीकरण में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? 2H2 प्लस O2 क्या बनेगा? तो H2O बनेगा। इसमें क्या हो रहा है? वियोजन अभिक्रिया तो नहीं हो रही, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फल में जो अम्ल पाया जाता है वो है सिट्रिक। सिट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जो प्रकृति द्वारा खट्टे होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। किस बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? इस बिलियन को क्या कहते हैं? तो इस बिलियन को कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कोई बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका पीएच संभवतः 2 होगा, मतलब कि कौन सा पदार्थ है? यह है आपका अम्ल, क्योंकि 7 यहाँ है, 7 का नीचे बिलो जाएगा तो एसिड होगा, एसिड को बोलते हैं अम्ल, और इसके एवब जाएगा तो बेस होगा, बेस मतलब होगा क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? तो अमीबा अपने खाद्य रिक्तिका से भोजन का पाचन करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। 28 क्वेश्चन। पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण है? तो प्राणी समभोजी पोषण किस में है? तो आम में प्राणी समभोजी पोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉरी, हमारा जो 29 का आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अमीबा। अमीबा जो है प्राणी समभोजी पोषण है। 30 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपको ऑलरेडी पता है कि मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है। आप इसको कमेंट में बता सकते हैं या फिर मैं बता रहा हूँ, मानव में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाते हैं? क्षारीय लिखा हुआ है बट रॉन्ग है, क्षारीय बनाता है। तो क्षारीय जो बनाता है वो आपका क्या हो जाएगा? पित्त। पित्त जो है क्षारीय बना देता है भोजन को। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को प्रिकाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन ए, जल के जब शोषण एवं जल से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण की संवहन ऊपरी गति में सहायक होना? नहीं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया है जो नहीं है या भोजन का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है? तो एक लिंगी पौधा के बारे में बोलता है, तो ऑप्शन बी, पपीता एक लिंगी पौधा है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो इस प्रकार का चित्र जब भी दिया रहेगा तो आपका जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मुकुलन विधि द्वारा दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रण कौन करता है? तो लड़कों की जब बात की जाती है तो टेस्टोस्टेरोन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और लड़कियों की बात की जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन मादा जनतंत्र का भाग है? मादा जनतंत्र का भाग जब बोलता है तो मादा में गर्भाशय होता है, और गर्भाशय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बोलता है तो हमारा राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा को हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो हमारा नाभिकीय ऊर्जा जो है